प्रणाम है सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव शो में। केतु विज्ञान पर बातचीत कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकती है, कैसे हम अपने कन्फ्यूजन से बाहर आ सकते हैं टेक्नोलॉजी के यूज़ से, कैसे हम लाइफ में सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। ओल्ड एज नाम का एक दानव जो हमें लगातार हॉन्ट करता है, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, ये सब आज हम केतु विज्ञान के माध्यम से अश्विनी जी से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अश्विनी जी का स्वागत करके, और उन्हें मैं इनवाइट कर रही हूँ अपने शो में। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और केतु विज्ञान पर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी बात की है। निष्ठा चक्र जागरण हो या राहु और केतु की गुत्थी है, बहुत सारी अनसुलझी पहेलियों को हमने सुलझाया है। आज एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे सामने, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपने एस्ट्रोलॉजर्स से अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में केतु विज्ञान क्या कहता है? शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित केतु विज्ञान क्या इस विषय में भी हमारी कुछ मदद कर सकता है? इसके बारे में आप प्लीज़ हमें कुछ जानकारी दें। जी देखिए, केतु विज्ञान जो जैसा कि सब्जेक्ट बताता है, विज्ञान, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। पहले जो है विज्ञान शब्द को समझा जाता था ज्ञान से विमुख होना। साइंस जब से उसको ट्रांसलेट किया गया साइंस वर्ड में, तो सारे कन्फ्यूज़न उसके अंदर आ गए कि हम लोग कहीं ज्ञान से दूर तो नहीं जा रहे। हमें यही नहीं पता लगा कि ज्ञान कहते किसको है। प्राइम प्रॉब्लम यह आई कि ज्ञान कहते किसको है। विज्ञान सब पता लग गया, साइंस सब्जेक्ट से विज्ञान की क्या डेफिनेशन होगी पता नहीं लगा, बट ज्ञान कहते किसको है, ये बात में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्प्रेडेड है मार्केट में कि ज्ञान शब्द का मतलब क्या है। तो जब केतु विज्ञान के एक ब्रांच है, केतु विज्ञान के अंदर एक ब्रांच है 5 सीड नेचुरोपैथी, जैसे कि बात कही गई है पहले कि 5 सीड नेचुरोपैथी एक सब्जेक्ट है केतु विज्ञान का दिया हुआ। उसने हमें बताया, क्लियरली एक्चुअली डिफाइन किया कि ज्ञान का मतलब क्या है। क्योंकि जब तक हम ज्ञान शब्द को नहीं समझेंगे तब तक हमें विज्ञान शब्द समझ में आएगा नहीं, और अगर विज्ञान शब्द समझ में नहीं आएगा तो हम कर क्या रहे हैं। क्या हमें साइंस और विज्ञान में कनेक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी है? उनमें दोनों में आपस में कनेक्शन क्या है? साइंस और विज्ञान में कनेक्शन क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ युद्ध होते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। टोटल नेगेटिविटी का काम चलता ही रहेगा जब तक हम ज्ञान शब्द को नहीं समझेंगे। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे यहाँ पे, मतलब एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं ना, मैकाले एजुकेशन ने ये कर दिया, वो कर दिया, और उससे पहले ये एजुकेशन थी, उसने क्या दिया क्या नहीं दिया, और एलोपैथी आई तो उसने ये कर दिया वो कर दिया, उससे पहले आयुर्वेद थी तो उसने क्या दिया क्या नहीं दिया, बीच में और 50 विधाएं आ गई, क्या कहते हैं, होम्योपैथी आ गई, और पता नहीं कितनी तरह की पैथियाँ आ गई बीच के अंदर। योगा जो कि सबसे पुराना सिस्टम था, वो अब दोबारा से रिवाइव हो रहा है। तो क्या ऐसा है कि योगा बिल्कुल बंद हो गया था जो दोबारा से रिवाइव हुआ? मेरे ख्याल से ऐसा तो है नहीं। योगा तो चल ही रहा है शुरू से और कंटिन्यूस चल रहा है, कोई इसमें चेंज हुआ नहीं। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है। विज्ञान तो वेदों से निकला हुआ शब्द है,
अब विज्ञान शब्द वेदों से निकला है, तो साइंस शब्द तो वेदों से नहीं निकला। तो ये दो चीज को ही समझना बड़ा मुश्किल हो गया। हम लोगों ने वेदों को विज्ञान तो समझने के चक्कर में ज्ञान शब्द को नहीं समझने की कोशिश की, कि पहले हम ज्ञान शब्द को समझते, फिर उसके बाद विज्ञान की बात करते तो शायद समझ में आता। लेकिन हम लोगों ने वेदों को साइंस के एंगल से समझने की कोशिश की, ना कि विज्ञान के एंगल से। तो समस्याएं जुड़ती चली गई, बजाय सॉल्व होने के हम प्रॉब्लम्स के अंदर उलझते चले गए। प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, प्रॉब्लम का साइज बड़ा होता चला गया, उसके अंदर और प्रॉब्लम्स जुड़ती चली गई, परंतु सॉल्यूशन हमें कहीं दूर दूर तक अभी भी दिखाई दे नहीं रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि जब तक हम ज्ञान शब्द को नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी क्लैरिटी आएगी ही नहीं कि सॉल्यूशन नाम की चीज क्या होती है। साइंस जो है सॉल्यूशन खोजती है। साइंस का काम क्या है? सॉल्यूशन ढूंढना, एक्सपेरिमेंट करके और उसका सॉल्यूशन ढूंढना, और फिर उसको वैलिडेट करना, और फिर उसको कस्टमाइज करना। जबकि विज्ञान का मतलब है ज्ञान को कस्टमाइज कर दो तो विज्ञान हो गया। साइंस में जो 10 स्टेप में काम हो रहा है और वो भी रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और वो ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट कर लो तो 1 मिनट का काम है, जस्ट 1 स्टेप। पर उसके लिए हमें पहले ज्ञान शब्द को समझना हो। ईश एक शब्द है, ईश, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ईस्ट से। ईश और ज्ञान एक ही बात है। ज्योतिष शब्द का मतलब क्या है? ज्योतिष शब्द का मतलब है ईश, ज्योति प्लस ईश इज ज्योतिष, और ईश यहां पर कहा गया है ज्ञान को, और ज्योति का मतलब दिमाग की बत्ती जला दे, वो ज्ञान जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे। और उसको अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो ज्ञान को नॉलेज कह करके लिमिटेड कर दिया गया। ज्ञान शब्द को साइंस से तो जोड़ा नहीं, विज्ञान को साइंस का ट्रांसलेशन विज्ञान कर दिया, और ज्ञान को नॉलेज कह करके लिमिटेड कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम हम देख ही रहे हैं कि आज इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। क्यों? इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। इमेजिन क्या परिणाम होगा, कैसे रहोगे? तो हमें ज्ञान शब्द को पहले समझना है। तो ज्ञान शब्द कुछ नहीं है, इट इज ओनली टेक्नोलॉजी। ज्ञान शब्द का मतलब ही है टेक्नोलॉजी, और साइंस टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब बनती है तो उसके बाद साइंस एक्सपेरिमेंट करती है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है हमें ये कैसे पता लगेगा? तो वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर साइंस एक्सपेरिमेंट करती है, और फिर वो क्या रिजल्ट निकालती है मुझे नहीं पता। टेक्नोलॉजी जो है वो फीवर बताती है, जैसे थर्मामीटर है। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो तुम क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो कि साइंस ने थर्मामीटर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर आप ये मानते हो कि साइंस ने थर्मामीटर दिया। तो थर्मामीटर था तो साइंस आई कि उसने स्टडी करना शुरू किया कि कितना फीवर है, तो उसका रूट कॉज क्या हो सकता है। सारा डायग्नोस्टिक सिस्टम, पैथोलॉजी लैब तभी डेवलप हुई कि फीवर आया तो किस वजह से आया, पैथोलॉजी लैब में ढूंढना शुरू किया। तो वो साइंस है। थर्मामीटर साइंस ने नहीं दिया,
वो ज्ञान ने दिया है, टेक्नोलॉजी ने दिया है। फिर उसका यूज करके हमने जड़ खोजना शुरू किया, कारण फीवर आने का। ज्यादा फीवर है तो मलेरिया से आया होगा, कम फीवर है मेंटेन रहता है तो टाइफाइड होगा। ये सब असेसमेंट तब शुरू हुई जब थर्मामीटर आ गया। उसके बाद तो ज्ञान इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी। ज्योतिष यानी वो टेक्नोलॉजी जो दिमाग की बत्ती जला दे। एक टेक्नोलॉजी आप स्विच ऑन करते हो, बटन का ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है, और एक टेक्नोलॉजी जो आपके दिमाग की बत्ती जला दे, तो वो है ज्योतिष। अब कुछ लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष समझ लेते हैं, तो ये एक किस्म से ये समझो कि हम लोगों ने ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया और हम खाली एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष समझने लग गए, मानने लग गए। जबकि ज्योतिष का किसी भी चीज से कोई लेना देना है। ज्योतिष किसी भी ब्रांच का हो सकता है, मतलब ज्योतिष की तो 1000 ब्रांच हो सकती है। एक्चुअली स्पीकिंग सारी ब्रांचेज ही ज्योतिष की हैं। आज आप एस्टिमेट करते हो, एस्टिमेट का मतलब क्या है? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन में फर्क क्या है? प्रिवेंशन की बात करते हैं हम लोग, क्योर की बात करते हैं हम लोग, पर रिकवरी की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? साइंस में रिकवरी नाम की चीज है ही नहीं। साइंस में रिकवरी नाम की चीज है नहीं। साइंस में सिर्फ क्योर है। वो क्योर करने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर देखा जाए तो क्योर करने के तरीके तो 1000 हैं। आप दवाई से क्योर कर सकते हो, आप नेचुरोपैथी से क्योर कर सकते हो, आप आयुर्वेद से कर सकते हो, आप एलोपैथी से कर सकते हो, आप प्राणायाम से कर सकते हो, योग से कर सकते हो, योगा से कर सकते हो, मेडिटेशन से कर सकते हो, हिप्नोथेरेपी से कर सकते हो। कितने सिस्टम है? हजारों सिस्टम है। तो ये सारी की सारी ज्योतिष की ब्रांचेज हैं। तो ज्ञान शब्द को समझो, और विशेष ज्ञान, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब क्या है? मैंने फिजिक्स सीख ली तो विशेष ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाई शुरू कर दी, विशेष ज्ञान हो गया। लेकिन केमिस्ट्री में फिर ब्रांचेज अलग, 4 ब्रांचेज, 5 ब्रांचेज, 10 ब्रांचेज है, तो आप कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो? तो विशेष ज्ञान केमिस्ट्री हुआ या उस केमिस्ट्री की वो ब्रांच हुई। तो जब तक आप साइंस के उस पर चलते रहोगे तो आप ये ब्रांचेस करते चले जाओगे, लेकिन आप पहुंचोगे कहीं नहीं। लेकिन जब आप विज्ञान की बात करोगे तो 1 सेकंड में पहुंच जाओगे, 1 सेकंड में। ओहो, मेरे को तो फिजिकल केमिस्ट्री का जियोलॉजी पार्ट करना है, बात खत्म हो गई। मेरे को तो फिजिक्स के स्पीड का एनालिसिस करना है, बात खत्म हो गई। विशेष ज्ञान स्पीड का एनालिसिस है, तो बाकी चीजों में आप अपना टाइम खराब नहीं करो। अभी क्या होता है ज्ञान के नाम पर, साइंस के नाम पर, कि पहले आप केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, पीसीएम जिसको कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, पता नहीं 10 सब्जेक्ट है। चलो, पढ़ना है मेरे को स्पीड के बारे में। अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं स्पीड के बारे में फिजिक्स में पढ़ूंगा या केमिस्ट्री में पढ़ूंगा या मैं जियोलॉजी में पढ़ूंगा या फिर मैं उसको मैथमेटिक्स में पढ़ूंगा, मुझे पता ही नहीं है। तो यहां तक पता करने के लिए कि मैं स्पीड किस सब्जेक्ट में पढ़ूंगा, मेरे को 20 साल लगाने पड़ते हैं। तब मैं पीएचडी के लिए रजिस्टर करता हूं, फिर मैं स्पीड पर पढ़ना शुरू करता हूं। उससे पहले मैंने सारी ब्रांचेस पढ़ी। और अगर मैं ज्ञान के एंगल से चलता तो तुरंत, अरे स्पीड के बारे में क्या जानकारी है, गूगल के ऊपर ढूंढता और 15 मिनट में मेरा स्पीड के ऊपर रिसर्च पूरी हो जाती। मात्र 15 मिनट। और
20 साल में पीएचडी रजिस्टर करी है मैंने, अभी पीएचडी हुई नहीं है, शुरू की है। तो ये फर्क है ज्ञान, विज्ञान और साइंस, जो समझने की बात है। अगर हम ज्ञान से विज्ञान पर आते हैं तो कोई मतलब समय तो खराब नहीं होगा डेफिनेटली। अभी भी हम क्या करते हैं, मान लो वॉर डिक्लेयर हो गई, कहते हैं कि टेबल के ऊपर बात करना जरूरी है, वी मस्ट टॉक अक्रॉस टेबल। एक वो हुई है, एक फीमेल, एक लेडी हुई है, उनका ये स्टेटमेंट था, कहते हैं युद्ध करने के लिए तो सबके पास आर्मी है ही, वो तो कर ही लेंगे, लेकिन युद्ध करने के बाद जो नुकसान होगा, उस डैमेज को कंट्रोल करने में आप जितना टाइम लगाओगे, उससे बेटर है कि आप पहले टेबल पर बैठ करके डिस्कस कर लो ना कि युद्ध होगा तो ये नुकसान होगा उसमें, और उस एस्टिमेट को समझ लो और फिर डिसाइड कर लो युद्ध करना है कि नहीं करना है। और डिसाइड कर लेते हो तो युद्ध कर लो, क्या दिक्कत है, कर ही सकते हो। पर युद्ध करने के बाद भी आपको टेबल पर तो फिर बैठना पड़ेगा आकर के कि यार इतना नुकसान मुझे हो गया, इतना नुकसान तुझे हो गया, अब तू मेरा नुकसान का वो कर। जो हार जाता है उससे नुकसान का रिकवरी करते हैं। क्या जो लोगों की जिंदगी चली गई वो रिकवर हो सकती है? कोई पॉसिबिलिटी है? कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो ज्ञान शब्द को जब आप समझ लोगे तो फिर आपके जो ये नोशनल उसकी वजह से नुकसान होते हैं वो होने बंद हो जाएंगे, डेफिनेट है ये। जी, कोई सवाल? तो ज्ञान है तो विज्ञान है। ज्ञान पर यदि हम फोकस करते हैं तो बहुत आसान है चीज़ों को समझना, और हम शॉर्ट अपनी जिस चीज़ में हमें जानकारी चाहिए, इंटरेस्ट है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये आसान है। जबकि अगर हम साइंस का रास्ता अपनाते हैं तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद भी हम वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन अश्विनी जी, एक स्टेटमेंट हमने सुना है, टेक्नोलॉजी इज़ फादर ऑफ साइंस। ये बात कुछ समझ में कम आती है कि टेक्नोलॉजी को साइंस का पिता क्यों कहा गया है। इसके बारे में क्या आप कुछ जानकारी देंगे? अभी जैसे मैंने बताया कि साइंस का काम है एक्सपेरिमेंट करना। हाँ जी। तो एक्सपेरिमेंट करेगी कैसे अगर कोई चीज़ नहीं है तो? किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेगी? जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका यूज करके ही तो एक्सपेरिमेंट करेगी। कि बुखार अगर कम है मेरा, मैंने थर्मोमीटर से मेजर किया कि इतना बुखार अगर मेंटेन हो रहा है, 1 हफ्ते का रिकॉर्ड बनाया मैंने। साइंस क्या करती है उसको समझो, कि मैंने 1 वीक का रिकॉर्ड बनाया कि मेरे फीवर का पैटर्न क्या चल रहा है, और फिर मैंने उससे इंटरप्रिटेशन किया कि अगर मेरा फीवर जो है कंटिन्यूअसली 3 दिन तक तो 100 रहता है या 99 रहता है, और 3 दिन के बाद बुखार उतर जाता है, उसके बाद फिर 3 दिन चलता है, तो इसका मतलब है कि ये म्यादी बुखार है। इसको कहा गया म्यादी बुखार, यानी 3 दिन की म्याद है उसकी। तो ये साइंस ने उसके बाद ही निकाला ना, टेक्नोलॉजी के बाद। तो फादर कौन हुआ? पहले तो फादर ही आए ना। पहले कौन आया? इसमें टेक्नोलॉजी कहाँ थी? थर्मोमीटर। तो 99 पता कैसे लगा? हमें हाथ से छूकर भी तो पता लगता है। 99 तो नहीं पता लगेगा ना। जब थर्मामीटर नहीं थे मियादी बुखार के बारे में, तो तब भी हमें जानकारी थी। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो नब्ज स्टडी की थी। बात तो एक ही है। नब्ज स्टडी अगर नहीं होती तो फिर कैसे पता लगता? वो बुखार थोड़ी देखते थे, हाँ जी, नब्ज देखते थे। फर्क है। अभी तुम थर्मोमीटर से फीवर देख रहे हो, तुमने कनेक्शन बदल दिया, जबकि उस समय में फीवर नहीं देखा जाता था, नब्ज देखी जाती थी। तो वो ज्ञान था। अश्विनी जी, नब्ज देखना ये ज्ञान है या विज्ञान है या टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी और ज्ञान क्या एक ही है? हाँ, बताया ना, टेक्नोलॉजी ज्ञान ही तो टेक्नोलॉजी है। तभी तो विशेष ज्ञान की बात करी।
कि टेक्नोलॉजी मीन्स वो ज्ञान जो तुम एक खास काम के लिए टेक्नोलॉजी बनाई है तुमने, तो विशेष ज्ञान हो गया। जो तुम्हारा सवाल था, जब हमने ये जो टॉपिक शुरू किया था, वो टॉपिक शुरू किया था लव लाइफ के बारे में। हाँ जी। तो मैं एक्चुअली उसी के ऊपर आ रहा था अभी, कि उसके लिए मैंने सबसे पहले मैं ज्ञान शब्द को समझना जरूरी था। लव लाइफ में ज्ञान नहीं है। किसने कहा? जहाँ जहाँ ज्ञान से परे हम हो जाए उसे ही प्रेम कहा जाए। नहीं, वो ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपको क्या लव लाइफ का मतलब होता है दो लोग। हम जब शंकर और पार्वती जी को देखते हैं, या हम कृष्ण और रुक्मणी या मीरा और कृष्ण, ये प्रेम को समझते हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी कहाँ है? प्रेम कहाँ है? प्रेम, पहले तो प्रेम शब्द क्या है? पार्वती जी का ये मानना कि मुझे शंकर से विवाह करना है, और उसके बाद तपस्या के, तो ये तपस्या क्या है? टेक्नोलॉजी है, पर विशेष ज्ञान। तपस्या के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार क्यों किया? उन्होंने उस मार्ग पर पहला कदम क्यों रखा? क्योंकि उनको विवाह करना था। विवाह करना था। हाँ। तो यही तो लव लाइफ है, यही तो आज की युवा जनरेशन का प्रश्न है। तुमने मीरा का एग्जाम्पल लिया जी, क्यों? क्योंकि मीरा के एग्जाम्पल को भी हम हिस्ट्री में एक ऐसे ही रेफरेंस के तौर पर देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो प्रेम शब्द की डेफिनेशन क्या है वो समझो। तो वो हर रिस्पेक्ट में अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब प्रेम कोई शब्द है ही नहीं। तो इट इज अ फिक्टिशियस वर्ड, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। मे बी पॉसिबल, क्योंकि जिस एक शब्द जिसके कंटेक्स्ट के रेफरेंस में बदल जाए, किसी भी रेफरेंस में बदल जाए, तो वो तो विज्ञान हो ही नहीं सकता ना। तो लव लाइफ क्या है? या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम ये समझते हैं कि मेरा इस पर्सन से विवाह होगा, क्या मेरी शादी चलेगी कि नहीं, ये सब क्या है? लव लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी। लव लाइफ का मतलब है कि दो लोग अलग जेंडर के, विवाह की बात हो रही है, लव लाइफ की बात हो रही है। लव शब्द को अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो फिर वो लव शब्द भी फिक्टिशियस होगा, कि उसके रिस्पेक्ट में लव कुछ और है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ और है, तो वो तो फिर उसमें तो कुछ रिजल्ट निकलेगा ही। तो इसका मतलब हम जिसको हम लोग, हमारी नई पीढ़ी लव लाइफ कहती है, वो एक्चुअली रिलेशनशिप है, दो अलग अलग जेंडर्स के बीच में रिलेशन। तो हम लोग उसी को लव लाइफ कहते हैं, और मेरे ख्याल से यही वर्ड वैलिड है इस रिस्पेक्ट में। व्हेन वी टॉक ऑफ लव लाइफ, तो दो जेंडर, अलग जेंडर एक साथ। कई बार तो रिलेशन दो सेम जेंडर में भी बनता है, और अब भारत में भी, तो वो लव लाइफ नहीं है ना। देखो बात क्या हो रही है, क्यों? बिकॉज वही दैट एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब साइंस को यूज करोगे तो देन यू विल हैव टू सी इन विच रिस्पेक्ट यू वांट टू स्टडी टेक्नोलॉजी। एक पंप है। हाँ जी। अब इसको इस तरीके से समझोगे, एक पंप है, पंप तो एक ही है जी, लेकिन उसको तुम ऑयल निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो, पानी निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो, और पानी फेंकने के लिए भी यूज कर सकते हो, पानी को बाल्टी में डालने के लिए भी यूज कर सकते हो। एक लड़की है, वो एक लड़के से विवाह करना चाहती है या कर लेती है, या एक लड़की है वो एक लड़की के साथ ही रिलेशन में रहना चाहती है या रहती है, इसमें फर्क क्या है? फर्क है ना। लव लाइफ की, जब लव लाइफ की बात करते हैं, हाँ जी, तो इट इज बिटवीन टू डिफरेंट जेंडर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, प्रिसाइजली। ओके, हमेशा। हाँ, लव लाइफ अगर वर्ड का यूज कर रहे हो तो इट इज एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट टर्म्स, इट इज बिटवीन टू डिफरेंट जेंडर्स, दैट्स इट। दैट इज वाई कॉलेज स्टूडेंट्स ज्यादातर जो ये चल रहा है, मोस्टली यू विल फाइंड इन लव लाइफ, यू विल फाइंड टू डिफरेंट जेंडर्स। हाँ, मोस्टली तो यही है। तो इसमें जो अब कंफ्यूजन्स, डिस्टर्बेंसेस हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग छोड़ दिया। कौन सी टेक्नोलॉजी? यस, तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टू पीपल, हाँ जी, दो लोग हो गए, दो डिफरेंट जेंडर के लोग हो गए। यहाँ पे मैं इवन सेम जेंडर को भी वो इंक्लूड कर सकता हूँ, बट दो डिफरेंट जेंडर की बात करेंगे हम, क्योंकि वी स्टार्टेड विद लव लाइफ, हाँ जी, एंड लव लाइफ is between two different genders. Precisely, it is well defined when we talk from Vigyan angle.
विशेष ज्ञान के एंगल से, हम विज्ञान के एंगल से बात करेंगे तो वो दो डिफरेंट जेंडर में ही होगा। अदरवाइज तुम बाकी किसी एंगल से बात करना चाहते हो तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, पहली बात। देन वो दो लोग जो हैं, उन दोनों लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझने वाली बात है ये समझो। दो लोग अगर एक साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो उनको जिंदगी बितानी प्रॉब्लम्स के साथ है या बिना प्रॉब्लम्स के है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ का हिस्सा बने? एग्जैक्टली। तो जब ये अगर चाहत है कि मेरी जो लव लाइफ है बिल्कुल स्मूथ और अच्छी चले, तो यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी। देयर इज नो अदर चॉइस, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। नथिंग एग्जिस्ट इन साइंस, नथिंग एग्जिस्ट इन विज्ञान। विशेष ज्ञान ऑफ लव लाइफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। और वो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी है कि मेरे और मेरे साथ में जो पार्टनर है उनमें बेकार का झगड़ा ना हो। हाँ जी। भाई प्रॉब्लम तो तभी आते हैं ना जब बेकार का झगड़ा होता है, बेकार की आर्ग्यूमेंट हो रही है, मतलब मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट्स के वो मतलब मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट को समझ सकते हो, मेरे हर घर में दिखाई देती है। तो वो मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट क्यों होती है? सिंपल सा उसका रीजन है। मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट्स का एक ही मतलब है कि मेरी नेचर, बेसिक नेचर which I am born with, which cannot change, is not matching with the basic nature of the person with whom I am trying to live. तो ये सबसे बड़ा रूट कॉज जो आज की डेट में डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा दिखती हैं वो ये है कि बेसिक प्रकृति, बेसिक नेचर दोनों प्राणियों का जो अलग अलग जेंडर्स के हैं नहीं मिल रहा, मेल नहीं खा रहा। मेनली दैट रीजन, प्राइम रीजन वही है। और जो मैचिंग वो मिल भी रहे हैं, मान लो दो बेसिक नेचर नहीं मिलाई है पर उन दोनों में समहाउ दे गॉट कनेक्टेड, तो आप देखोगे कि वो जो कनेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन सिंपैथी, नॉट ऑन लव लाइफ। 99% सिंपैथी। हाँ, कोई किसी के साथ कुछ घटना हुई और उसको बहुत दुख हुआ और किसी एक उसने जाकर के उसको सिंपैथाइज कर दिया, अच्छे से सिंपैथाइज कर दिया, एंड समहाउ दे फाउंड के यार हाँ मेरे को अगर कोई कष्ट होता है तो ही इज द वन हु कैन लुक आफ्टर मी, सो यू गॉट कनेक्टेड। सो द फाउंडेशन इज नॉट लव लाइफ देयर, द फाउंडेशन इज सिंपैथी। अभी जो समस्याएं हम देखते हैं समाज में, इस तरह की समस्याएं कम से कम भारतीय समाज में इतनी फ्रीक्वेंट, इतनी प्रेवेलेंट नहीं थी। आज से 3 या 4 डिकेड्स पहले, हम 4 दशकों पहले की बात करें तो भारतीय समाज में कम से कम हमें लगता था कि विवाह होता है या रिलेशनशिप बनता है तो उसकी एक उम्र है, वो जीवन भर चलने के लिए है। जबकि आज हम हमारी नई पीढ़ी को देखते हैं कि दे आर ओनली एक्सपेरिमेंटिंग या दे आर ओनली सफरिंग। जबकि मैच अगर आज नहीं बनता था तो शायद तब भी नहीं बनता था। करेक्ट। तो ये कहाँ किसने बताया कि उस समय के लोग सफ़र नहीं करते थे? एवरीबडी वाज सफरिंग। जो लोग ज्योतिष, उस समय में एस्ट्रोलॉजी काफ़ी प्रिवेलिंग थी, तो एस्ट्रोलॉजी से पंडित जी से जाके मैचिंग कुछ किसी उस तक कर लेते थे लोग। जब से कंप्यूटराइज मैचिंग सिस्टम आया तब से थोड़ी डिस्टर्बेंसेस बढ़ी है, माइंड इट। आज भी मैचिंग करते हैं सारे के सारे, पर अपने आप करके देख लेते हैं। हाँ जी। तो दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज जब जो ज्योतिषी होते थे वो एक्चुअली कैलकुलेट करके और जो सिस्टम निकालते थे उसके अंदर एरर होने के चांसेस मिनिमम होते थे। कंप्यूटर आने से एरर के होने के चांसेस बढ़ गए। कारण, अब इसका कारण समझो, कंप्यूटर के आने से तो जिंदगी आसान हो गई, पर प्रॉब्लम बढ़ क्यों गई? तो उसका एकमात्र कारण है, सिंपल सा कारण है कि कंप्यूटर, ज्योति, एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतनी सारे ऐसे पैरामीटर घुस गए जिसकी वजह से एरर जो काउंट, जो मैथमेटिकल एरर थी वो उसका बढ़ता चला गया स्कोप। जैसे टाइम एडजस्टमेंट के हम लोगों के जब ज्योतिष गणना हमारे यहाँ पर होती थी
जो पहले, मैं 50 साल 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय भी ज्योतिष गणना होती थी तो रेफरेंस माना जाता था महाकाल। तो उसमें 1 आवर एडजस्टमेंट और वो GMT 5.5 आवर एडजस्टमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, लोकल स्टैंडर्ड टाइम, इतने सारे वेरिएशंस नहीं थे अवेलेबल। तो वो इतने सारे पॉइंट ऑफ एरर्स हमने ऐड कर दिए, इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ी है, नो अदर रीजन। मीन्स जो कैलकुलेशन हमारी वैदिक संस्कृति में एग्जिस्ट करती थी, जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास थी भी, हमने उनको भी छोड़ दिया। नई टेक्नोलॉजीज़ हमारी इनोवेट नहीं हुई या उनके बारे में हमें पता नहीं। फर्क ये रहा कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो साइंस बेस्ड है, ज्ञान बेस्ड है ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है क्योंकि आज तक भी लोगों को ये नहीं मालूम कि जो डिजिटल सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, वो किसने दिया, कौन से काल से चल रहा है, आज तक नहीं लोगों को पता। जबकि महाभारत काल से चल रहा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। उससे पहले जो इंच का सिस्टम चला करता था, FPS सिस्टम जिसको कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, FPS सिस्टम चलता था, वो कब से चल रहा है, वो रामायण काल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं जोड़ना चाहते भाई? राम 12 कला से पूर्ण थे, ये बात सारे जानते हैं। 12 और इंच में, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, सारे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो 12 का सिस्टम वहां से चला आ रहा है। 1 रुपये में 12 आने होते थे, सिस्टम वहीं से, वो रामायण काल से चला आ रहा है। फिर उसके बाद डिजिटल सिस्टम आया जो हेक्साडेसिमल सिस्टम, 16 के ऊपर बेस्ड है। वो किसने बनाया? कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। और डेसिमल सिस्टम जो अब चल रहा है, 1 रुपये में 10 पैसे, 100 पैसे होते हैं। हाँ, तो डेसिमल सिस्टम जो है वो दिया था पोस्ट, जब महाभारत खत्म हो गई। डेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम दिया जब कृष्ण आए थे। हाँ जी। उसका रिजल्ट था महाभारत। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जो महाभारत हुई थी उसका रिजल्ट था हेक्साडेसिमल सिस्टम। कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण जन्म से ही 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। तो उन्होंने 16 का सिस्टम दिया तब, तो आने के बाद। तो महाभारत जब समाप्त हुई तब महाभारत हुई, उस 16 का सिस्टम देने के बाद ही महाभारत हुई। तो महाभारत हुई। और डेसिमल सिस्टम कब आया? उसके बाद, जब महाभारत पूर्ण हो गई। हाँ, उसके बाद। किसने दिया? परीक्षित के बाद। वो दिया किसने, उसका शायद ज्यादा कल्कि अवतार हो सकता है कि वो उन्होंने दिया हो। नाथों के गुरु कौन थे? ताओकुतनाथ। दशमलव प्रणाली आधारित जो सिस्टम आज की डेट में प्रेवेलेंट है, वो नाथों के गुरु हैं दत्तात्रेय। अच्छा जी। मतलब अगर गोरखनाथ का आपने नाम सुना होगा, गुरु गोरखनाथ का, तो उनके गुरु थे मच्छेंद्रनाथ। हाँ जी। और उनके गुरु थे दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के गुरु है ताओकुतनाथ। तो ये सिस्टम उनका दिया हुआ है, डेसिमल सिस्टम जी। और ये दिया गया है कृष्ण के जाने के बाद। अच्छा। महाभारत खत्म हुई, कृष्ण चले गए, उसके बाद ये सिस्टम दिया गया। ओके। तो इसी पर आधारित अब नई टेक्नोलॉजीज को इनोवेट किया जा सकता है। कर रहे हैं, सारे सिस्टम शिफ्ट हो। देखो इमेजिन कि आपका मैट्रिक सिस्टम आ गया। हाँ जी। MKS। हाँ जी। हमारे पास और क्या, लीटर, जो वॉल्यूम मेजरमेंट का सिस्टम आ गया, लेंथ मेजरमेंट का आ गया, वेट मेजरमेंट का आ गया, सारे डेसिमल पर आ गए। पर अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे सेकंड को डेसिमल पे शिफ्ट नहीं किया, टाइम को हमने डेसिमल पे शिफ्ट नहीं किया। तो कंफ्यूजन बढ़ता चला गया, क्योंकि साइंस आ गई और साइंस को डेसिमल का पता ही नहीं है। साइंस को डेसिमल का पता ही नहीं है, तो इसलिए टाइम को वो डेसिमल पे शिफ्ट कर ही नहीं पाए। तो 2004 में, सन 2004 और शायद अप्रैल मई का महीना था, नॉट अप्रैल मई का, अक्टूबर नवंबर में एग्जीबिशन लगती है। यस, अक्टूबर नवंबर का महीना था। एक नया समय चक्र बन के आया, डेसिमल सिस्टम के ऊपर आधारित नवीन समय चक्र कहा गया उसको। तो वो डेसिमल सिस्टम पर कन्वर्ट किया गया, टाइम को कन्वर्ट किया गया डेसिमल सिस्टम पर।
वो था एक सिस्टम। तो वो आया जिसका के डेडिकेट किया गया पब्लिक यूज के लिए 2006 में। 30 वो स्टार्ट हुआ, उसको कहा गया दक्षिण्या संवत्सर। जो नया संवत शुरू हुआ दक्षिण्या संवत्सर, पहले विक्रमी चलता था। विक्रमी संवत डेसिमल पर है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। इंग्लिश सिस्टम डेसिमल पर है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर क्लॉक नहीं है हमारी डेसिमल सिस्टम पर, और कैलेंडर भी डेसिमल सिस्टम पर नहीं है। तो अब जो नया संवत शुरू हुआ, क्या नाम रखा उसका, दक्षिण्या संवत शुरू हुआ 30 मार्च 2006 से, और वो पब्लिक यूज के लिए डेडिकेट किया गया था 15 जुलाई 2006 को हिसार गौशाला, लाडवा गौशाला हिसार से। हमारी कंट्री के सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट थे, और उस समय में जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। हिसार जंबेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के वाइस चांसलर थे। उन्होंने इस सिस्टम को डेडिकेट किया था, और उन्होंने डिसाइड किया था कि इस सिस्टम को हम लोग गौशाला से देंगे। तो वहां पर जाकर के ये दिया गया था सिस्टम। तो अब हमारे पास मेजरमेंट के सारे सिस्टम डेसिमल पर अवेलेबल हैं, और ये सिस्टम एब्सोल्युटली कंफ्यूजन फ्री, all solutions, technologies for all problems, solutions of all problems are made available in this. Whether we talk of career, we talk of health, we talk of education, we talk of married life, we talk of love life, we talk of family life, we talk of social life, we talk of society, we talk of death. Till death, you can be at the age what you were at the age of 16, you can be same at the age of 100. Definitely possible. Live 16, look 16. लव लाइफ का मतलब ही यही है, अगर तुम्हारी लव लाइफ ठीक है तो यू विल बी एवर यंग। द क्वेश्चन विच यू स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, love life. So love life can ensure that you live 16, look 16 till you leave this world. That is possible only by having love life. Otherwise it's very difficult. जी। तो अश्विनी जी, आज कई कंफ्यूजन्स हमारे क्लियर हुए हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि रिलेशनशिप्स या लव लाइफ इट्स ओनली बिटवीन टू अपोजिट जेंडर्स, दो अलग अलग जेंडर्स के बीच में ही रिलेशनशिप संभव है। इसमें मैचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैचिंग के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं साइंस से, तो हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय कन्फ्यूजन के। और टेक्नोलॉजीज़ अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डेसिमल बेस्ड सिस्टम पर आधारित हैं, जिनके बारे में साल 2003-04 अक्टूबर नवंबर से बात होनी शुरू हुई, और 2006 से वो पब्लिक में ऑलरेडी आ चुकी हैं। बात हो रही थी टेक्नोलॉजीज़ की, ज्ञान की, विज्ञान की, और आज बहुत से कन्फ्यूजन्स आपने ओवरऑल बताए हैं, क्लैरिटी हमें दी है। केतु विज्ञान एक ऐसा रेमेडी सिस्टम जो कि शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित है। तो आज का ये आखिरी प्रश्न है आपके लिए कि क्या केतु विज्ञान जो रेमेडीज़ देता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं? यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ लव लाइफ एंड वी वांट टू एंश्योर लिव 16, लुक 16 टिल वी लीव दिस वर्ल्ड। तो उसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता कौन है, करता क्या है। तो वो करती है वेस्ट। द थॉट्स विच आर वेस्ट थॉट्स start disturbing your life once you start thinking over those wasted lives. Wasted thoughts have to be thrown out. वेस्ट जितना आप बॉडी में रखोगे उतना ही आपको नुकसान होगा। ये तो आप जानते हो बीमारी क्या बनता है, वेस्ट ही तो बीमारी बनता है। जो वेस्ट आपकी बॉडी में रह गया वो बीमारी बनेगा। और वेस्ट को हमें
प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करना है, रिसाइकिल जो करना है उसको प्रोडक्ट में रिसाइकिल नहीं करना है, उसको हमें एनर्जी में रिसाइकिल करना है। और वो सिखाता है हमें शंख, नेचर के द्वारा दिया गया एक इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजी अगेन शंख। शंख इज कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू एनर्जी। तो वो शंख टेक्नोलॉजी ही सपोर्ट है केतु विज्ञान की, कि केतु विज्ञान कहता है कि अपनी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, तो तुम जिंदगी भर लिव 16 लुक 16 रहोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। जी ओके, तो शंख टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो रेमेडीज हम केतु विज्ञान से पाते हैं जी। और शंख टेक्नोलॉजी का मतलब है कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी। और यही है एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी हर एक तरह की प्रॉब्लम का, क्योंकि ये बात हम नेचुरोपैथी में कहते ही हैं कि ऑल काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो अश्विनी जी आज के लिए इतना ही। आपसे कई विषयों में बात हुई है। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में आपसे राहु विज्ञान, 5 सीड नेचुरोपैथी और हेक्सा सीड एशोथेरेपी, इन सभी विषयों पे आपसे डिस्कशन करना बाकी रहता है। केतु विज्ञान पर बातचीत हम यूं ही जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। प्रणाम।